हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड और आर्टिकल 12 to 35। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की वीडियो अपलोड कर रखी हैं। इंडियन पॉलिटिक्स के सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसमें और सारा का सारा मैंने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स के रेलिवेंट ही रखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। पॉइंट वाइज पॉइंट है, आपको सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो ये इंस्पायर्ड हुआ था, देखिए पार्ट थर्ड है, आर्टिकल है 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स में। ये आपको पता होना ही चाहिए। और किससे इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए में इसका नाम है बिल ऑफ राइट्स। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स नाम है ना, वहाँ पे यूएसए में इनका नाम है बिल ऑफ राइट्स। तो पार्ट थर्ड को ना इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सबसे लंबे और कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट है जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स की। जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? जिन्हें आप कोर्ट में जाकर कह सकते हो कि अगर ये नहीं हो रहे हैं आपके, तो कोर्ट में आप इसको यहाँ पर कर सकते हो इनकी शिकायत। तो देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर गारंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट। तो ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसमें ये सभी पर्सन को एप्लीकेबल होंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और ये इक्वलिटी होगी लॉ के सामने सभी की, कि सब बराबर हैं। वो मैन हो, माइनर हो, मेजर हो, या कोई भी किसी भी कास्ट से हो। हर एक इंसान की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे ये, और नेशन को यूनिटी में रखने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। तो ये इसलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए थे। अब फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है फंडामेंटल राइट्स? अब एक क्वेश्चन ये आता है कभी कभार, मान लो मेंस में पूछ ले जाए, तो फॉर प्रमोटिंग आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आइडियल को प्रमोट करने के लिए। भाई डेमोक्रेसी तभी तो होगी जब सब लोग इक्वल हैं। किसी को इक्वल नहीं है, किसी को इक्विटी मिल रही हो, किसी को फेयर हर चीज़ हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट हो, तो डेमोक्रेसी में सबको वोट करने का अधिकार हो, इसलिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इसके बाद प्रिवेंट अथॉरिटेरियन रूल इन इंडिया बाई गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मेनली बात, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की जो पावर होती है ना उसको लिमिट करता है। इसके लिए एक अपोजिशन पार्टी भी होती है। तो सेम, मैं यहाँ पॉलिटी के उस सेक्शन में नहीं जा रही, देखिए पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर ये डेमोक्रेसी ना हो, 5 साल में वोटिंग ना हो, तो वो तो अथॉरिटेरियन भी बन सकती है, यानी कि वो अपनी चलाएगी, मनार्की आ जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन सबको रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, ताकि जो कोर्ट है, देखिए कोर्ट अलग तरीके से वर्क करता है। वो पार्लियामेंट या किसी की पावर कोर्ट पर नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट अलग से वर्क करता है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो जुडिशल है वो अलग काम करेगा, तो वहाँ पर जाकर इसकी शिकायत दी जा सकती है, जिससे गवर्नमेंट भी इसके घेरे में आ सकती है। इसके बाद प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ ऑल। सभी की जितनी भी लिबर्टी है चाहे फ्रीडम है, सबको यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए क्या फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद लिमिटेशंस ऑन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव। अब देखिए एग्जीक्यूटिव्स लोग हैं जिनको पावर होती है कि वो सब पर जो लॉ है उनको अप्लाई करें, लेकिन वो अपनी मनमानी भी तो कर सकते हैं, गलत तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको भी लिमिट दी गई है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स पब्लिक को दिए गए हैं कि चाहे उनका प्राइवेसी का राइट हो, चाहे उनका राइट टू लाइफ हो, चाहे उनका राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, वो उन सबको कर सकें, जिससे किसी की भी पावर उन पर ना चले। एम क्या है इसका? एम इज ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन, कि किसी मैन की गवर्नमेंट नहीं चलेगी, लॉ की गवर्नमेंट चलेगी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ दिए गए हैं उनके हिसाब से इंडिया चलेगा, उनके हिसाब से देश चलेगा, ना कि किसी आदमियों के हिसाब से चलेगा। आदमी तो चेंज होते रहेंगे 5 साल में, 10 साल में, आदमियों के हिसाब से नहीं चलना है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स लाए गए। इसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो नाम है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। फंडामेंटल राइट्स का जो नेम है वो था फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, और ये मोस्ट एसेंशियल हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। कैसा ऑलराउंड डेवलपमेंट? चाहे वो मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, चाहे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, चाहे मोरल हो। ये मैंने आपको कुछ ल्यूसेंट से और कुछ आपके लक्ष्मीकांत से कंपाइल करके ही बनाए हैं। तो आगे आपने कभी ना पढ़े हो तो इसलिए बता रही हूँ। तो मैंने ये टोटली सब कुछ लिया हुआ है एक थोरोली मैनर में। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कौन से 7 फंडामेंटल राइट्स से? ज़्यादा खुश मत होना, 7 फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी सब फंडामेंटल राइट है, तो यानी कि राइट्स तो बहुत सारे हैं। तो ओरिजिनल कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स। हाँ, बस धीरे धीरे ए बी पार्ट 1 पार्ट 2 में थोड़े ऐड हो गए। तो देखिए ओरिजिनली कितने थे फंडामेंटल राइट्स? 7, अब हो गए 6, यानी कि ऐड नहीं हुई, क्या हुआ? माइनस क्या माइनस हुआ? याद हो तो कुछ? राइट टू प्रॉपर्टी याद है?
राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 हटा दिया गया कि प्रॉपर्टी पर राइट नहीं है किसी का, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो प्रॉपर्टी को हटाकर इसको दूसरी लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तब इसको हटा दिया गया था और पार्ट 12 के आर्टिकल 300 में डाल दिया गया था। ये एक लीगल राइट इसको बना दिया गया था। चलिए, क्योंकि देखिए ज़मीन की ज़रूरत किसी भी देश को के इंफ्रा को मजबूत करने के लिए, डेवलप करने के लिए पड़ती है। सरकार को अगर लोग कहेंगे मैं तो राइट टू प्रॉपर्टी है, हम तो नहीं दे सकते राइट, तो इस तरीके से इंडिया डेवलप भी नहीं करेगा ना, इसीलिए। तो नंबर फर्स्ट राइट है, नंबर 1 इज़ राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार। दैट इज़ आर्टिकल 14 to 18, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 में राइट टू इक्वलिटी आते हैं। कौन कौन से होते हैं डिटेल में ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल नंबर 19 से 22, 19, 20, 21, 22 सभी को आज़ादी मिलनी चाहिए हर तरीके की, ये है आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। इसके बाद है नंबर 3 फंडामेंटल राइट, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो 23 अंडर 24 अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आएगा कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो विमेन हों, चाहे वो कोई भी रेस कास्ट, कोई भी किसी के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसके बाद नंबर 4 इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि सभी को अपने धर्म को की आज़ादी का अधिकार है। कोई कैसा भी इंस्टीट्यूट खोले, कैसी भी पढ़ाई कराए, कुछ भी कराए, कैसा भी प्रचार करे, तो सबको अधिकार है 25 to 28, क्योंकि इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। इसके बाद नंबर 5 इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो 29 and 30 ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं। कोई भी अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता है, कोई कहीं पर भी पढ़ाई कर सकता है, कोई भी अपने कल्चर को बढ़ा सकता है, तो ये सबको अपने राइट्स हैं। नंबर 6 था राइट टू प्रॉपर्टी और ये हटा दिया गया आर्टिकल नंबर 31, प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट 7th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर यहाँ तो बदलाव करना है आपका, या फिर किसी भी कोई भी राइट्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसको चेंज करना है, तो आर्टिकल नंबर 32 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दी गई हैं। तो अब हम देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 31 था, ये आपको पता ही है, ये डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, कब, बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A में, पार्ट 12 के कॉन्स्टिट्यूशन में। और अब सिर्फ कितने राइट बचे हैं? 6 राइट्स बचे हैं। 6 राइट्स में बहुत सारे सब राइट्स हैं, कैसे, जो आर्टिकल्स के साथ मेंशन किए गए हैं वो आप बिल्कुल भी पढ़ना मत भूलिएगा, वो हम आगे जरूर डिस्क्राइब करेंगे। तो ये देखिए फीचर्स क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के, हम थोड़े वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी भाई ज़रूरी हैं। हो सकता है किसी बुक में आपको ना मिले, लेकिन मैंने तो कंपाइलेशन किए हुए हैं। तो देखिए कुछ तो इसमें अवेलेबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, लेकिन कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे मैंने आर्टिकल 19 बताया था आपको, आर्टिकल 30 बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। और कुछ फॉरेनर्स या लीगल पर्सनस या कॉर्पोरेट पर्सनस के लिए भी अवेलेबल होते हैं, चाहे वो विदेशी हों। इसके बाद नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये जो राइट्स है ये क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि जो स्टेट है इन पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जब भी चाहे स्टेट, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाने चाहिए। यानी कि ये प्रॉपर ऐसे नहीं है कि ये आप इनको छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, कोई आपको इनसे छीन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी आ ही जाए तो इनको यहाँ पर हटा भी दिया जा सकता है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचर के होते हैं ये राइट्स। कुछ में बताया गया है कि ये चीज़ नहीं करनी, कुछ में ये बताया गया कि कुछ चीज़ करनी है। तो इसके बाद जस्टिशिएबल इन कोर्ट, कोर्ट में जस्टिशिएबल है, कोर्ट में जाकर इनके लिए जस्टिस मांगा जा सकता है अगर आपके किसी के राइट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो। इसके बाद डिफेंडेड एंड गारंटेड बाई एससी, इनको सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है और गारंटी करता है। सुप्रीम कोर्ट किसी से किसी के राइट नहीं छीनने दे सकता, यानी कि अगर किसी को भी राइट फ्रीडम है, प्राइवेसी की ज़रूरत है, किसी को राइट टू लाइफ है, तो कोई किसी से क्यों छूनेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जस्टिस देती है। इसके बाद नॉट परमानेंट, ध्यान रखिएगा भाई, परमानेंट फिर भी नहीं है, पार्लियामेंट को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि चाहे सेक्युलरिज्म है, चाहे आपका ब्रदरहुड है, चाहे आपका तो ये जो भी प्रीएम्बल में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताए गए हैं
वो नहीं होना चाहिए आपका कुछ भी अफेक्ट। बाकी इन पार्लियामेंट चेंज कर सकती है फिर भी इनको, और ये सस्पेंडेड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ एंड राइट ये नहीं किए जा सकते, आर्टिकल 20 एंड 21, बाकी सारे राइट्स किए जा सकते हैं आपके सस्पेंड। इसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, पैरामिलिट्री होती है, पुलिस होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, उनके लिए ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। कौन सा? आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि ये लोग इनके लिए, जैसे राइट टू लाइफ ये कहने लगे मैं हमें तो इतनी देर की नींद की ज़रूरत है ही, हमें तो ये चीज़ चाहिए ही, हम तो ऐसे करते हैं, तो इनको नहीं हो सकती, ये कोई भी चीज़ को नहीं कर सकते इस तरीके से, तो इनको ये नहीं अलाउड है। इसके बाद देखेंगे हम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ। तो जब भी मार्शल लॉ लग रहा है, यानी कि जब भी मार्शल लॉ लग रहा है, तो आर्टिकल 34 ये पावर देता है कि रिस्ट्रिक्टेड किए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ इन्फोर्सेबल, यानी कि खुद इन्फोर्स किए जा सकते हैं, और कुछ को लॉ के बेस पर इन्फोर्स करा दिया जाता है। तो अब देखेंगे जो मैं फर्स्ट राइट आपको बता रही थी ना, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 वाला, देखिए 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने भी सब बराबर है, औरत हो आदमी हो, मैंने बताया था सारा रेस कास्ट सबके अकॉर्डिंग सब बराबर है, लॉ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेस पर नहीं होगा, रेस के बेस पर नहीं होगा, किसी भी जाति भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 15 ये कहता है कि भेदभाव नहीं होगा। 14 क्या कहता है? इक्वलिटी है सभी लॉ के सामने। 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इक्वली सबको। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी को हटा दिया जाए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। इसके बाद 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री, की मिलिट्री के अलावा किसी को कोई टाइटल नहीं दे जाएंगे। जैसे टाइटल दे देते हैं ना, राजा का, महाराजा का, अलाई का, ऐसे कोई टाइटल नहीं दिए जाएंगे, जिसका जो नाम है वही रहेगा। अब तो आधार कार्ड में जो नाम है वही रहेगा। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर पर्पस ऑफ पार्ट 3 की जो भी पार्ट 3 के पर्पस आर्टिकल नंबर 12 के डेफिनेशन देता है। देखिए स्टेट की क्या देता है, ये मैंने 14 to 18 तो आपको बता दिए, लेकिन वह तो ये 12 to 35 तक ना, तो 12 क्या कहता है ये आपने कहीं पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन मेरे पास तो इसकी इन्फॉर्मेशन है, देखिए वो आपको ज़रूर काम आएगी, ऐसी काम आ जाएगी थोड़ा ना ध्यान रखने के लिए। वैसे तो देखिए नई एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती। तो आर्टिकल नंबर 12 ना स्टेट की डेफिनेशन देता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। इसमें बताता है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये क्या, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का वर्क करती हैं। भाई गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों चीज़ निकल के आती हैं, और गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये दोनों आते हैं। और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो हैं इसमें म्यूनसिपलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ट्रस्ट। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन के बारे में, कि स्टेट तब है जब गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों हों, और लोकल अथॉरिटीज़ में कौन कौन हो, ये सब हों। ऑल अदर अथॉरिटीज़ में स्टेटरी और नॉन स्टेटरी हों, यानी कि ज़रूरी नहीं है किसी भी एक्ट के थ्रू बनाई गई हों, LIC हैं, चाहे सेल हैं, चाहे ONGC हैं। और क्रीमी लेयर को कोटा का बेनिफिट नहीं मिलता, ये भी आर्टिकल 12 बताता है। अब आर्टिकल 13 है भाई, एक आर्टिकल 13 क्या बताता है कि जितने भी लॉ हैं, जो भी इनकन्सिस्टेंट लॉ हैं विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी FR शैल बी वॉइड। तो जो भी FR के अलावा जितने भी लॉ हैं उनको वॉइड किया जा सकता है, यानी कि अवैध करार दिया जा सकता है। और पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है इसमें आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट को पावर दी गई है इसमें आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो ये है फंडामेंटल राइट्स। देखिए मैंने आपको 14 to 18 तक इसमें बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 राइट मैं सेकंड राइट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सबको ही डिस्क्राइब करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।